हाय एवरीवन, हाउ यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और इस क्लास में जेंडर, सेक्स और सोसाइटी के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें हम बहुत सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे सोशल यानी समाज या सामाजिकता क्या है। इसके बाद संस्कृति कैसे ह्यूमन बीइंग में आ गई। इसके बाद सेक्स इन एजुकेशनल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से सेक्स क्या है। इसके बाद देखेंगे जेंडर एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, यानी समाज किस प्रकार से जेंडर का निर्माण करता है, जेंडर और सेक्स में किस प्रकार का फर्क है, ये देखेंगे। इसके बाद जेंडर जो प्रेजुडिस होते हैं इनके बारे में, कि जेंडर बायसेस जो होते हैं उनके बारे में देखेंगे। रैशनैलिटी अमंग चिल्ड्रन के बारे में समझेंगे। इसके बाद देखे समझेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एमंग डिफरेंट जेंडर देखेंगे, यानी सामाजिक हमारा समाज किस प्रकार से जेंडर के हिसाब से उनकी जिम्मेदारियां तय कर देता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय कर देता है। किस प्रकार से बच्चियों को ये बता देता है समाज कि आपको घर का काम करना है, आपको बच्चों को पालना है। किस प्रकार से इस ये सभ्यता, ये संस्कृति ह्यूमन इंटायर ह्यूमन हिस्ट्री में डेवलप हुई, इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके बाद बिहेवियरल कंडक्ट, यानी समाज में जो व्यवहार के क्या पैमाने होंगे, क्या उनका चरित्र होगा, ये किस प्रकार से समाज उसके जेंडर्स के हिसाब से डिसाइड करता है, क्या राइट चीज़ है, क्या रॉन्ग चीज़ है, क्या होनी चाहिए और क्या एज अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हमें छोड़ देनी चाहिए। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्कस करेंगे ड्रेस कैसे कैसे हम बच्चे या बच्ची के दिमाग में स्टार्टिंग में जब एक बच्चा पैदा होता है अपने घर में, कैसे उनके डिफरेंट फूड, डिफरेंट क्लॉथ्स के हिसाब से उनको बताने या जताने लग जाते हैं कि भाई आप बच्चे हो या कि आप बच्ची हो, आपको इस प्रकार के ड्रेस पहनने हैं, इस प्रकार के कंडक्ट अपनाने हैं, इस प्रकार के चरित्र अपनाने हैं, ये चीज़ें बोलनी है, ये चीज़ें नहीं बोलनी है। किसको ज़्यादा, बच्चे को ज़्यादा स्वतंत्रता मिलेगी या बच्ची को ज़्यादा स्वतंत्रता मिलेगी। और थर्ड जेंडर को समाज में स्वीकार भी किया जाएगा कि उसको साइड कर दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जिससे एजुकेशनल साइकोलॉजी या कि जो भी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको ऐसी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की हो जाए कि यहाँ से आने वाले एक भी कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं और वो आसानी से, बड़े आसानी से अपने एग्ज़ाम के हर एक क्वेश्चंस को हल कर पाए और सोशली एक बेहतर अवेयर इंडिविजुअल भी बन पाए। तो इस चीज़ को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए हुआ क्या कि ह्यूमन इवोल्यूशन में जब होमोसेपियंस बनने की प्रोसेस चल रही थी, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे ह्यूमन बीइंग डेवलप हुआ, तो उसमें कम्युनिकेशन की एबिलिटी आई। यानी इस पृथ्वी में, इस प्लेनेट में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पीसीज है, पर उसमें किसी भी स्पीसीज में ह्यूमन बीइंग यानी होमोसेपियंस में जो कम्युनिकेशन की एबिलिटी डेवलप हुई, वो शायद किसी भी स्पीसीज में डेवलप नहीं हुई। और वो कम्युनिकेशन की एबिलिटी किस फॉर्म में डेवलप हुई, वो एज ए लैंग्वेज फॉर्म में डेवलप हुई। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या हुआ, जब ह्यूमन बीइंग में, होमोसेपियंस में लैंग्वेज आ गई, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चालू कर दिए। और कम्युनिकेट जब करना चालू किए, एक दूसरे से बातचीत, अपने व्यवहारों को आदान प्रदान करने का जैसे ही सिलसिला इनका जारी रहा, तो इससे एक चीज उनके जीवन में परिवर्तन होके आई कि दो या दो से अधिक लोग एक साथ आना चालू हुए। वो छोटे छोटे कबीलों में या कि छोटे छोटे ग्रुप्स में बन के आने लग गए। और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन बीइंग के डिफरेंट सोशल्स बन गए, डिफरेंट समाज बन गए। यानी धरती के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार के समाज उभर के आने लगे, ह्यूमन बीइंग एक साथ रहने लगे। और इसका ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री में क्या इफेक्ट होगा और ये जेंडर और सेक्स और सोसाइटी से किस प्रकार से कनेक्टेड है, ये टॉपिक हमारी इस क्लास को किस प्रकार से हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करेगा, ये चीज़ें हम जल्द सीखेंगे। तो देखिए जैसे ही समाज का निर्माण हुआ, तो समाज में जब कोई ज़्यादा उम्र का या कि ज़्यादा समझदार व्यक्ति कुछ नियम तौर तरीके बताने लग गया कि अच्छा ये चीज़ें करनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो धीरे धीरे हर एक समाज में एक विशेष यूनिक
यूनिक चीज का इन्वॉल्व हुआ, यूनिक चीज की एवोल्यूशन हुआ, जिसको बोलते हैं संस्कृति। अब संस्कृति में क्या आता है? लैंग्वेज, लैंग्वेज आ गई। उसके बाद विभिन्न प्रकार की मान्यताएं, विभिन्न प्रकार के देवी देवता बिलीव्स, ये करना चाहिए, यानी बिल्ली आपका रास्ता काट दी तो आगे नहीं जाना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में, डिफरेंट डिफरेंट समाज में डिफरेंट टाइप के बिलीव्स पैदा हुए। उसके बाद एटीट्यूड, आर्ट, ड्रामा, फूड, फेथ, रिलीजन, धर्म, डिफरेंट टाइप के धर्म का उद्भव हुआ, डिफरेंट टाइप के बिहेवियर का डेवलपमेंट हुआ। तो इससे क्या हुआ? हर एक समाज में कुछ न कुछ नियम बनने चालू हुए, यानी समाज के जो बुजुर्ग, जो समाज के ज्यादा समझदार लोग हुए, उन्होंने एक रीति रिवाज बनानी चालू करना। अच्छा, ये सही है, ये हमें कल से करना है, ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी। सेकंड चीज बिल्कुल गलत है, ऐसी एक्टिविटी कभी नहीं दोहरानी। यानी जब हमें शिकार करने जाना है, जब हमें फूड कलेक्ट करने जाना है, तो ये चीजें करनी, ये चीजें करनी है, और ये चीजें बिल्कुल नहीं दोहरानी। तो हर एक समाज में डिफरेंट टाइप की कुछ रीतियां, कुछ नियम बनने लग गए। और ये नियम, क्योंकि अर्ली स्टेज में ह्यूमन बीइंग एज अ सोसाइटी इतना बेहतर इवॉल्व था नहीं, तो डिफरेंट टाइप की स्टीरियोटाइप्स या डिफरेंट टाइप की मिस्टेक्स भी उसी के साथ इवॉल्व हो गई, जो कहीं ना कहीं हमारे इस टॉपिक को कनेक्ट करके बताएंगी कि किस प्रकार की प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस पैदा हुई। तो संस्कृति यानी कल्चर की जो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके डेवलपमेंट के साथ हुआ क्या कि देखें, प्राकृतिक रूप से नेचुरली जब कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति कहीं भी धरती में पैदा होता है, तो प्राकृतिक रूप से वो तीन तीन सेक्स को लेके पैदा होता है। यानी वो फीमेल हो सकता है, वो थर्ड जेंडर हो सकता है, या कि वो मेल हो सकता है, पुरुष हो सकता है। और भगवान ने कि ईश्वर ने, या कि उस परम सत्ता ने, उस प्रकृति ने इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर करके नहीं भेजा। कुछ बायोलॉजिकल अंतर को यदि इग्नोर करें, तो बेसिकली प्रकृति ने इक्वली भेजा है। उनको इक्वली इंटरेस्ट दिए हैं, इक्वली इमोशंस दिए हैं, इक्वली एबिलिटी दिए हैं। उनकी सूंघने, देखने, जानने, समझने, पढ़ने, लिखने, सबकी क्षमताओं में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। एक आध दो यदि बायोलॉजिकल प्रोसेस को छोड़ दें, तो लगभग बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। पर जो मैंने पहले बताया कि ह्यूमन हिस्ट्री का जैसा ही इवोल्यूशन हुआ, तो उसमें भाषा और संस्कृति का डेवलप हुआ। और भाषा और संस्कृति ने क्या किया? बहुत प्रकार के नॉर्म्स बना दिए, बहुत सारे प्रकार की रीति रिवाज या नियम बना दिए। और उसका प्रभाव हुआ कि हमारे समाज में जो प्रकृति ने इक्वलिटी करके भेजी थी, वो जेंडर के फॉर्मेट में आ गई। अब जेंडर के फॉर्मेट में कैसे? जेंडर ने, एक समाज ने अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से जेंडर कैसे गढ़ लिया। अब देखें, जहां पे सेक्स एक प्राकृतिक कंटेंट था, प्राकृतिक एंटिटी थी ह्यूमन बीइंग में, वैसे समाज ने बताया कि आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप थर्ड जेंडर हैं। यानी इतना ही नहीं बताया समाज ने, समाज और संस्कृति ने केवल इतना ही बता के नहीं छोड़ दिया, फिर ये भी बताया कि आप यदि महिला हैं तो आपको ये करना चाहिए, आपको इस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, आपको एजुकेशन इतनी ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आपको कल के दिन बच्चे पैदा करने हैं, उनका लालन पोषण पालन करना है। आपको इस तरीके से व्यवहार करना है कि अपने घर के बड़ों के सामने ज़्यादा ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी है, चाहे वो कितनी भी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हों। तो इस प्रकार से समाज ने डिफरेंट टाइप के रोल्स, जैसे मेल्स के लिए यदि युद्ध चल रहा है तो युद्ध करने आप ही जाएंगे। घर में भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी केवल आपकी है, आप कहीं से लेके आओ, कुछ भी करके आओ, पर भोजन भोजन हो घर में, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और डिफरेंट टाइप के जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, इस सोसाइटी ने और सोसाइटी की डिफरेंट कल्चर्स ने एज जेंडर के फॉर्मेट में दी। अब क्योंकि अर्ली स्टेज में एज अ सोसाइटी हम इतने इवॉल्व नहीं थे, एज अ सोसाइटी हम इतना प्रोग्रेसिव नहीं थे, हमारा माइंड इतना ज़्यादा ओपन माइंड नहीं था, तो हम बहुत सारी इसमें गलतियां कर दी। हमने बहुत सारे इसमें गलत धारणाएं डेवलप कर ली, जो आज के समाज में, आज के प्रोग्रेसिव समाज में, आज जहां हम विश्व में हर एक जगह से कनेक्ट हो रहे हैं, आज वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रह गई, उनकी वैल्यू इतनी नहीं रह गई। तो एज अ टीचर, एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी,
हमें ये जानना समझना है कि हमने क्या पूर्व में एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ सोसाइटी हमने क्या गलतियां की, हमारे समाज या संस्कृति में किस प्रकार की गलतियां हुई। एज अ सोसाइटी हमने जेंडर और जेंडर के साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जो बना ली, उनसे बिना पूछे, उनसे बिना सहमति लिए, हो सकता है कि किसी मेल इंडिविजुअल का, किसी पुरुष का कुकिंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो, या कि वेरी स्किल्ड हो, एक महिला की अपेक्षा बहुत अच्छा वो कुकिंग कर रही हो। और ये भी संभव है कि कोई एक महिला बहुत अच्छी बॉडी बिल्डर हो, ये भी बिल्कुल संभव है। महिला आज फाइटर जेट चला रही हैं, पुरुष भी फाइटर जेट चला रहे हैं। आज पुरुष अच्छा भोजन भी बना रहे हैं और महिला महिला अच्छे से फाइटर जेट भी चला रही हैं। तो कहीं न कहीं आज के प्रोग्रेसिव सोसाइटी में जो जेंडर्स के स्पेसिफिक रोल, और देखें मेल फीमेल तक तो सही है, जो थर्ड जेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो किन्नरों की स्थिति थी, तो समाज के हर एक दौर में इनसे भी ज्यादा, देखिए पुरुष थोड़े सा ठीक स्टेटस में था, महिलाएं उनसे निम्न स्तर में थी, और जो थर्ड जेंडर की सिचुएशंस थी वो और भी ज्यादा खराब थी। तो कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी हमने क्या क्या गलतियां की, इनको सुधारने या कि इनके बारे में चर्चा करने और इनके बारे में एज अ टीचर अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे जेंडर हमारे समाज का हिस्सा हुआ। अब इसके बाद जेंडर बायस क्या होता है? जेंडर बायस देखे यही है कि जैसे कोई कोई यदि जेंडर बायस यानी कोई मेल है तो वो बहादुर होगा, वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होगा, वो उसकी लॉजिक एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, मेहनत का कोई काम है तो केवल मेल करेगा, रोटी कमाने की जिम्मेदारी मेल की है, और यदि कोई देश को चलाना होगा तो ये मेल ही बेहतर कर सकेगा। ये एक जेंडर बायस है। यानी मजबूती, पावर, इन सब से कनेक्ट कर पाना, इन सबको एज अ सोसाइटी हम कनेक्ट कर लेते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एविडेंस रहे हैं जिसमें महिलाएं बहुत बेहतर परफॉर्म की हैं, बहुत बड़े बड़े युद्धों को जीता है, बहुत बड़े बड़े संघर्षों को उन्होंने पार किया है। तो उन चीज़ों को, उन बेसिक एविडेंसेस को अंडरमाइन करके हम एक छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं, या कि एज अ सोसाइटी हमने जो मिस्टेक्स की है, उनको बोलते हैं जेंडर बायस। यानी पहले से जाने समझे बिना, प्रैक्टिकली किए बिना, प्रैक्टिकली या लॉजिकली रूप से उन चीज़ों को जाने या समझे बिना हम जो पहले से अपना माइंड सेट बना लेते हैं, उसको बोलते हैं जेंडर बायस। इसके बाद देखें जेंडर स्टीरियोटाइप, ये भी जेंडर बायस से रिलेटेड ही है। ये कलेक्टिवली हम क्या देखते हैं, महिलाओं की कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप, या पुरुषों की कलेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हम किस प्रकार से एज अ सोसाइटी देखते हैं, इसको जेंडर स्टीरियोटाइप्स हमने पहले से डिफाइन कर रखा है। हमने टेस्ट नहीं किया, हमने सिंपल टेस्टिंग नहीं की, हमने पहले से एज्यूम कर लिया, हमने पहले से मान लिया, हम ऑलरेडी कन्विंस्ड हैं कि पुरुष ऐसे होते हैं, हम ऑलरेडी कन्विंस्ड है कि महिलाएं ऐसी होती हैं। इसको बोलेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप। इसके बाद बोलते हैं, इसके बाद आता है सोशल कंडक्ट। एज अ सोसाइटी हमने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है ये जेंडर बायस, सोशल कंडक्ट डिसाइड करके, मतलब किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष का हमने इंटरेस्ट जाने बिना, उनका इंटरेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट किए बिना, हमने साइकोलॉजिकल फैक्ट्स निकाले बिना ये डिसाइड कर लेना कि समाज में, हमारे समाज में महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। हो सकता है कि कोई महिला अच्छी बॉडी बिल्डर हो, अच्छा फाइटर जेट चला सकती हो, या कि किसी भी आर्मी में जनरल बनने की योग्यता रखती हो, पर एज अ सोसाइटी यदि हम ये निर्धारित करते हैं कि महिलाओं की प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर का कार्य करें और बच्चे पैदा करें और उनकी देखभाल करें, और पुरुष का ये कार्य होगा कि वो भोजन की व्यवस्था करेगा, फूड सिक्योरिटी लेके आएगा घर में, और वो घर को बेहतर से चलाने का हर वो प्रयास करेगा जो एक अच्छे परिवार में किया जाना चाहिए। तो ये बेसिकली सोशल कॉन्डक्ट है। हमने स्टार्टिंग से ही बच्चे और बच्चियों के अलग ड्रेसेस, अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व किए, यहाँ तक कि हमने उनके अलग अलग तरीके के खिलौने भी देना चालू किए कि आप बच्ची हो तो आपको इस प्रकार के खिलौने चाहिए, आप बच्चे हो तो आपको इस प्रकार से खिलौने चाहिए। यानी हम सोशली हमने ये एक
प्लान्ड, हम हमारे सोशल समाज के स्ट्रक्चर में ये प्लान्ड एक मिस्टेक है कि हमने उनके इंटरेस्ट को जाने बिना, उनको जाने समझे बिना, हमने अपने सामाजिक रूप से बच्चे और बच्चियों के लिए अलग से कंडक्ट डिसाइड किया। और थर्ड जेंडर तो किसी हिस्से में नहीं आती, उनकी स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। ये आप बिल्कुल आसानी से जान या देख समझ सकते हैं, अपनी सोसाइटी के ही वो भी अभिन्न अंग है। तो एज अ टीचर हमें क्या होना चाहिए? हमें देखिए ये हमेशा ध्यान रखने, और किसी भी टीचर एग्जाम में ये टॉपिक क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि एज अ टीचर जब हम क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो हम जो भी एग्जाम्पल्स का चयन करेंगे, जो भी एग्जाम्पल्स का सिलेक्शन करेंगे, हम अपने सब्जेक्ट मैटर को बताने के लिए, समझाने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए हम जो भी उदाहरण देंगे तो हमें अवेयर होना चाहिए कि हम यदि स्त्रियों की दुर्दशा को और भी ज़्यादा दुर्गति पे पहुंचाने वाले उदाहरण तो नहीं बना रहे। हम कभी कभी जोक का सहारा लेते हैं, क्लास को विनोदमय और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डिफरेंट टाइप की जोक्स का सहारा लेते हैं एज अ टीचर, पर हम ऐसे जोक्स तो नहीं कर रहे जो जेंडर बायस जिसमें आसानी से झलकता हो, जो स्त्रियों या पुरुषों की गरिमा के खिलाफ हो, या एक समाज या राष्ट्र की गरिमा के खिलाफ हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना, समझना, अवेयर होना। हम यदि कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, एक्टिविटी हो सकती है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, कोई स्पोर्ट हो, या कि कोई कल्चरल फंक्शन हो, उसमें हम ऐसे तो नहीं रखते कि यानी आर्ट, ड्रामा और डांसिंग, या कि रंगोली बनाना है बच्चे आप जाओ, आप मेहनत का काम करना है बच्चे आप आ जाओ। इससे स्पष्ट दिखता है कि आप जेंडर रूप से बायस हो। आपने बच्चियों को कमजोर मान लिया है। आपने बच्चियों को ऐसे काम देना है, आपके दिमाग में ही दिख रहा है कि आप बच्चियों को कमजोर समझते हो, उनकी योग्यताओं को अंडर एस्टिमेट करके चलते हो, और आप एक जेंडर बायस्ड इंडिविजुअल है। तो ऐसी ऐसी हरकतें हमें दोहराना नहीं है एज अ टीचर, और एज अ सोसाइटी हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। पार्टिसिपेशन में हम ये तो नहीं देखते कि इसमें बच्चे सही होंगे कि बच्चियां सही होंगी। हम उनकी एबिलिटी को देखें, उनकी एबिलिटी को टेस्ट करके उनको पार्टिसिपेशन का मौका दें। और डिफरेंट टाइप के रोल, यदि हम कोई ड्रामा कोई भी प्ले करवा रहे हैं, तो उसमें बच्चों का इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखा जाए, बच्चों से बात सबसे ऊपर रखी जाए, और कोई भी जेंडर बायस, कोई भी पक्षपात, बिल्कुल रेशनैलिटी के साथ इन सब चीज़ों को मानना, देखना, जानना, समझना एज अ टीचर, एज अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी आज की ज़रूरत। तो इस क्लास में हमने समाज को देख लिया, संस्कृत को देख लिया, और शिक्षा मनोविज्ञान में सेक्स या कि जेंडर किस प्रकार से आया हमने ये देख लिया। जेंडर बायस कैसे होता है, समाज ने सेक्स और जेंडर किस प्रकार से गढ़ लिए, इसको हमने देखा। रेशनैलिटी एमंग चिल्ड्रन, यानी पक्षपात पूर्ण, यानी चिल्ड्रन मतलब मे बी गर्ल मे बी बॉयज। अब इसमें हमें कोई फर्क नहीं करना, ये भी 100%, इसमें भी 100% योग्यता है। एज अ टीचर हमें ये भी मान के चलना 100%। किसी का इंटरेस्ट, किसी का एप्टीट्यूड डिसाइड करेगा कि क्या रोल या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी, ना कि हमारा कोई जेंडर बायस या कि हमारा कोई जेंडर प्रेजुडिस डिसाइड करेगा कि इस बच्चे को ये करना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज किस प्रकार से बच्चियों और बच्चों के रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर देता है। बच्चियों को घर के काम, या कि आपको ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, या कि शिक्षा भी करनी है तो आप नर्स की करो, ऐसे प्रोफेशंस को चुनो जो आपके जेंडर के अप्रोप्रिएट हों। ऐसा यदि हम कर रहे हैं तो हम एक रेशनल सोसाइटी या कि रेशनल इंडिविजुअल को लीड नहीं कर रहे हैं। इसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद बिहेवियरल कंडक्ट, यानी व्यवहार में किस प्रकार के कंडक्ट होना चाहिए बच्चे या बच्चियों के हिसाब से, ये चीज़ें कई बार देखी जाती है। और ड्रेस तो हम बिल्कुल ही देखते हैं कि हम स्टार्टिंग से ये बताते हैं कि आप बच्ची हो या कि आप लड़की हो तो आपको इस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, या कि लड़के हो तो आपको इस प्रकार से कपड़े पहनने हैं, या कि इस प्रकार से खिलौने टॉयज होने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एज ए सोसाइटी हम जेंडर बायस को दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, जो कि एक हेल्दी हेल्दी नॉर्म्स नहीं है। इसको कहीं ना कहीं आज के वक्त में छोड़ना, और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी, एक हेल्दी सोसाइटी को का निर्माण करना एज अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये छोटी सी बात थी जेंडर, सेक्स एंड सोसाइटी के बारे में। ये क्लास उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। यदि आपको ये बातें समझ में आई, अच्छी लगी, तो आप इस क्लास को लाइक कर दें।
एक दो बच्चों के साथ, एक दो टीचर प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर ले, चैनल को टेट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।